गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र अध्याय 6 सन 1991 से आर्थिक सुधार पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नए आर्थिक सुधार जो कार्यक्रम हुए उसकी मुख्य विशेषता अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण करना है ना। ये इनकी मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला है जो उदारीकरण, ठीक है। तो नए आर्थिक नीति की एक मुख्य विशेषता है ना, नियंत्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर उदारता की नीति अपनाने की है ना। उदारीकरण से तात्पर्य है उद्योग तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, है ना। उदारीकरण का अर्थ क्या है, जो उद्योग है, व्यापार है, उसको उन पर जो अनावश्यक प्रतिबंध लगाया जाता है ना, तो वो प्रतिबंध हटा करके उसको अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना है। अभी तक भारत का निजी क्षेत्र एक कठोर लाइसेंस व्यवस्था, ठीक है। भारत का जो निजी क्षेत्र है वो लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहा था, है ना। वो जो लाइसेंस व्यवस्था है उसके नियम भी क्या कठोर थे, कड़े थे। तो नई औद्योगिक नीति ने निजी क्षेत्र को काफी सीमा तक लाइसेंसों तथा अन्य प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है। इसके लिए है ना, जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति, है ना, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की गई थी। इसके अनुसार केवल 18 उद्योगों को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसों को समाप्त कर दिया गया है। अब सन 1997 के संशोधन के अनुसार 6 उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योग की स्थापना के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है ना। मात्र जो 1997 की व्यवस्था क्या है, 6 उद्योग को छोड़ करके अन्य उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी उद्यमी बिना किसी प्रतिबंध के नई कंपनी शुरू कर सकता है ना, तथा उसके जो शेयर है उसको वो बेच सकता है। दूसरा है अधिकांश उद्योग अपनी बाजार की आवश्यकताओं के लिए अनुसार अपना विस्तार करने के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए उन्हें किसी पूर्व सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत पुरानी नीति के अंतर्गत लाइसेंस देते समय सरकार की ओर से उत्पादन क्षमता की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी जाती थी। कोई उद्योग इससे अधिक उत्पादन नहीं कर सकता था, है ना। तो अब इस सीमा को हटा दिया गया है और ताकि उद्योग बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ को प्राप्त कर सके। तीसरा है उत्पादकों को इस बात की भी स्वतंत्रता मिल गई है कि बाजार में मांग के आधार पर यह निर्णय ले सकते हैं कि कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है ना। बाजार में मांग के अनुसार उत्पादक जो है निर्णय ले सकते हैं कि कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है। पहले लाइसेंस में जिन वस्तुओं का उल्लेख होता था केवल उन्हीं का उत्पादन किया जा सकता था, है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चौथा है एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार कानून के अनुसार जिन कंपनियों की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक थी उन्हें MRTP फर्म घोषित कर दिया जाता था तथा उन पर अनेक प्रतिबंध थे, है ना। अब NRTP की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। इन फर्मों को निवेश संबंधी निर्णय लेते समय सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपना विस्तार करने की जो स्वतंत्रता है, आजादी है, वो मिल गई है ना। पांचवा है नई नीति के अनुसार लघु उद्योगों की निवेश सीमा को बढ़ाकर 25 लाख से 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है ताकि वे अपना आधुनिकीकरण कर सके। अगला है छठवा, नई नीति के अनुसार कोई उद्योग बाजार से विदेशी मुद्रा खरीद कर मशीनों तथा कच्चे माल का आयात वो कर सकता है। इसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस उदारवादी नीति के परिणाम स्वरूप उद्योगों में प्रतियोगिता बढ़ेगी तथा उन्हें अधिक कुशलतापूर्वक उत्पादन करना पड़ेगा। 3 आगे हम पढ़ेंगे उदारीकरण की आवश्यकता के बारे में, है ना। तो आर्थिक उदारीकरण की आवश्यकता के अनेक कारण हैं, है ना, जिसमें प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है रोजगार सृजन, है ना। उदारीकरण की आवश्यकता के कारण पहला क्या है, रोजगार सृजन है। तो उदारीकरण केवल बहुराष्ट्रीय कंपनी तक सीमित नहीं होगा, है ना। स्वदेशी उद्योग तथा फर्में भी संचालन तथा स्पर्धा में सामने आएंगी। इसलिए जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अंकुश लगेगा वहीं दूसरी ओर रोजगार सृजन की संभावनाएं जो है वो बढ़ेंगी, जो हमारे देश के लिए प्रमुख आवश्यकता है ना, मूल आवश्यकताएं हैं रोजगार सृजन। दूसरा है बजट घाटे में निरंतर वृद्धि। तो देश के बजट घाटे में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी।
अतः बजट घाटे को कम करने एवं उससे निम्न स्तर पर लाने के लिए उदारीकृत आर्थिक नीति आवश्यक थी, है ना। तीसरा है मुद्रास्फीति में वृद्धि। तो घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाने के कारण मुद्रास्फीति अपना विकराल रूप ले चुकी थी। परिणाम स्वरूप पूरा देश महंगाई की चपेट में आकर के त्रस्त हो चुका था, इसलिए आर्थिक उदारीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, है ना। चौथा है प्रतिकूल भुगतान संतुलन। तो घरेलू कीमत स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आयातों को प्रोत्साहन मिला तथा निर्यात जो है वो हतोत्साहित होते गए। इससे देश का भुगतान संतुलन तेजी से प्रतिकूल होता जा रहा था, है ना। इसलिए उदारीकरण की आवश्यकता हुई, है ना। अगला है औसत रहन सहन के स्तर में कमी। तो देश में बढ़ती हुई कीमतों के कारण औसत उपभोक्ता की क्रय शक्ति में कमी आ गई और उपभोग व्यय में वृद्धि हो गई, है ना। फलस्वरूप उपभोक्ता के औसत जीवन स्तर में गिरावट आते जा रही थी। तो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उदारीकरण की आवश्यकता जो है वो महसूस हुई, है ना। तो यह है उदारीकरण की आवश्यकता के, है ना, प्रमुख कारण। आगे के अध्याय में आगे के वीडियो में आपको निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।